आरपीएससी करंट अपडेट प्रोग्राम न केवल राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज यानी आरएएस की परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण प्रोग्राम है, बल्कि राजस्थान से जुड़ी हुई अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी इस प्रोग्राम का विशेष महत्व है। इसलिए जब भी आप इस प्रोग्राम को देखें तो अपने साथियों को, अपने जानने वालों को इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, ताकि वो जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिस भी एग्जाम को देने जा रहे हैं, उसका लाभ, इस प्रोग्राम का लाभ उनको उस एग्जामिनेशन में हो सके। इस प्रोग्राम में आप जानते हैं कि हाल फिलहाल की राजस्थान की जितनी भी घटनाएं हैं, उन पर प्रश्नों के माध्यम से हम चर्चा करते हैं। तो चलिए अपने प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले प्रश्न को देखते हैं। क्या है आज का पहला प्रश्न? पहला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2025, कौन सा मेला? राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2025 का आयोजन किस स्थान पर किया गया? आपके सामने चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है बिरला ऑडिटोरियम जयपुर, दूसरा ऑप्शन है जवाहर कला केंद्र जयपुर, तीसरा है शिल्पग्राम उदयपुर और चौथा ऑप्शन है आमेर किला जयपुर। क्या होगा इसका सही उत्तर? जब तक हम इस प्रश्न की व्याख्या के माध्यम से इसका उत्तर आपके सामने प्रस्तुत करें, तब तक आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं और अपने स्तर पर भी इसका उत्तर सोचने का प्रयास कर सकते हैं, ताकि आपका अपने स्तर पर भी एक लगातार मूल्यांकन होता रहे कि आप राजस्थान की हाल फिलहाल की घटनाओं से कितना जुड़े हुए हैं और उसकी करंट अपडेट पर कितनी पकड़ रखते हैं। उसके आधार पर आप अपनी तैयारी की दिशा और रणनीति दोनों को निर्धारित कर सकते हैं। क्या है इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर होगा जवाहर कला केंद्र जयपुर। चलिए इसकी व्याख्या को देखते हैं। हाल ही में ये चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि हाल ही में राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2025 का आयोजन हुआ। आयोजन कहां पर हुआ? जयपुर के जवाहर कला केंद्र में हुआ। किसके द्वारा इसका आयोजन करवाया गया? राजस्थान सहकारिता विभाग एवं राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ द्वारा इसका आयोजन किया गया। तो इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन आपको प्राप्त हो गई। अब चलिए जानते हैं इस सहकार मसाला मेले के बारे में। मेले में विभिन्न स्वास्थ्य वर्धक यानी स्वास्थ्य को बेहतर बनाने वाली चीजें और परंपरागत मसाले, जो हमारे ट्रेडिशनल मसाले हैं, उनसे संबंधित, इसके अलावा मिलेट्स अनाज, जिसको हम श्री अन्न नाम से भी जानते हैं, इनसे बने उत्पादों, प्रोडक्ट्स और अन्य सहकारी उत्पादों को प्रदर्शित किया गया। उनकी प्रदर्शनी लगाई गई, उनका एग्जीबिशन लगाया गया। किनका लगाया गया? ऐसे स्वास्थ्यवर्धक और परंपरागत मसालों के साथ साथ मिलेट्स अनाज और उनसे बने उत्पादों को यहां पर उनकी एग्जीबिशन लगाया गया, उनकी प्रदर्शनी लगाई गई। इस वर्ष मिलेट्स क्या होता है और मिलेट्स में कौन कौन सी चीजें आती हैं? बेसिकली मोटे अनाज आते हैं, जैसे बाजरा, रागी, इस तरह की चीजें, कुट्टू का आटा आपने सुना होगा, उस तरह की चीजें मिलेट्स के अंतर्गत आती हैं। इस पर अभी हम चर्चा करेंगे। इस वर्ष मेले में श्री अन्न से बने यानी मोटे अनाज से बने उत्पाद विशेष रूप से आकर्षण के केंद्र बने रहे। विभिन्न स्वयं सहायता समूहों यानी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, सहकारी उपभोक्ता संघ और स्थानीय उत्पादकों ने अपने विविध उत्पाद, अपने अलग अलग तरह के उत्पाद श्रृंखला के साथ इस पूरे मेले में भाग लिया। मेला उपभोक्ताओं को सीधे शुद्ध, गुणवत्तापूर्ण और स्वास्थ्यकर उत्पाद खरीदने का एक अवसर प्रदान करता है और मेले के माध्यम से स्थानीय स्तर पर रोजगार और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की भी एक पहल की गई, प्रयास किया गया। मिलेट्स का मतलब क्या होता है? मिलेट्स एक सामूहिक शब्द है जो अनेक छोटे बीज वाली घासों, स्मॉल सीडेड ग्रासेस को संदर्भित करता है, जिनकी खेती अनाज की फसलों के रूप में की जाती है। मुख्य रूप से मिलेट्स की खेती कहां पर होती है? समशीतोष्ण जलवायु, उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु और उष्ण कटिबंधीय जलवायु वाले क्षेत्रों में, विशेष तौर से ऐसे क्षेत्र जो शुष्क क्षेत्र के रूप में या अर्ध शुष्क क्षेत्रों के रूप में रहते हैं। इनकी सीमांत भूमि इसी प्रकार की होती है। भारत में उपलब्ध कुछ सामान्य मोटे अनाज कौन कौन से हैं? एक रागी है, जिसको फिंगर मिलेट के रूप में जानते हैं। इसी प्रकार से जवार है, सोरघम, समा या सावा भी इसको बोलते हैं, लिटिल मिलेट के नाम से जाना जाता है। और पर्ल मिलेट के रूप में किसको जाना जाता है? बाजरे को जाना जाता है। इसके अलावा वरीगा भी एक महत्वपूर्ण मोटा अनाज है, जिसको आप प्रोसो मिलेट के नाम से जानते हैं। वैश्विक यानी अलग अलग देशों और भारतीय उत्पादन के बारे में बात करें तो भारत जो है वो बाजरे का सबसे बड़ा उत्पादक है, और इसके बाद नाइजर जो कि अफ्रीकी देश है और चीन का स्थान आता है। अगर हम बाजरे के संवर्धन से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय प्रोग्राम के बारे में बात करें तो खाद्य एवं कृषि संगठन ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मान्यता प्रदान की थी और वर्ष 2023 अंतर्राष्ट्रीय बाजरा दिवस वर्ष के रूप में मनाया गया।
भारत सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत बाजरा उत्पादन को विशेष रूप से बढ़ावा देती है क्योंकि ये काफी स्वास्थ्यवर्धक माना जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, कृषक उपहार योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है किसानों को मुफ्त बीज वितरित करना। दूसरा ऑप्शन है कृषि भूमि का सर्वेक्षण करना। तीसरा ऑप्शन है किसानों को विदेश यात्रा पर भेजना। और चौथा ऑप्शन है किसानों को ई नाम और ई पेमेंट के माध्यम से कृषि उत्पाद बेचने के लिए प्रोत्साहित करना। इसका सही उत्तर क्या होगा? अपने स्तर पर भी लगातार सोचने का प्रयास कीजिए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, किसानों को ई नाम यानी जो इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट है और जो ई पेमेंट है, सीधे तौर पर किसानों के खाते में भुगतान करना, उसके माध्यम से कृषि उत्पाद बेचने के लिए प्रोत्साहित करना। ये पूरी व्यवस्था क्या है, चलिए इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा कृषक उपहार योजना के तहत राज्य स्तरीय ऑनलाइन लॉटरी का आयोजन किया गया ताकि किसानों को लाखों रुपए के पुरस्कार वितरित किए जा सके। ऐसे किसानों को पुरस्कार वितरित किए जा सके जो कि ई नाम योजना के माध्यम से, ई पेमेंट के माध्यम से जुड़े हुए हैं और अपने कृषि उत्पादों को डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से देश के अलग अलग हिस्सों, कृषि मंडियों और किसानों को, अलग अलग जो उपभोक्ता हैं उनको बेचने का प्रयास करते हैं। एक प्रकार से आधुनिक व्यवस्था या डिजिटल प्लेटफॉर्म का प्रयोग करने में सक्षम है। कृषक उपहार योजना के बारे में जान लेते हैं। इस योजना के माध्यम से किसानों को ई नाम पोर्टल और ई पेमेंट के माध्यम से अपने कृषि उत्पादों की बिक्री करने, उनको बेचने और भुगतान प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इससे किसानों को अपनी उपज का अधिकतम लाभ मिल सकेगा क्योंकि डिजिटल रूप में, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उनके पास बहुत ऐसे व्यक्ति होंगे जो उनके उत्पादों का उपभोग करेंगे या उनके उत्पादों के प्रति डिमांड रखते होंगे और इसलिए उनको अधिकतम लाभ मिलने की संभावना रहती है अपनी उपज की। बिचौलियों की भूमिका इसके अंतर्गत कम हो जाती है जिससे वे सीधे उपभोक्ताओं को अपनी उपज बेच सकते हैं और इस प्रकार से बेहतर, एक प्रकार से दाम हासिल करके अपनी आजीविका के स्रोतों में वृद्धि कर सकते हैं। लॉटरी के आयोजन के बारे में जान लेते हैं। लॉटरी का आयोजन शासन सचिव कृषि एवं उद्यानिकी की अध्यक्षता में पंत कृषि भवन जयपुर में हुआ था और योजना के तहत जो प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया उसमें 2,50,000 रुपए का जो पुरस्कार है वो कोटा कृषि उपज मंडी को प्रदान किया गया। तो ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। कोटा कृषि उपज मंडी को पहला पुरस्कार प्रदान किया गया है 2,50,000 रुपए का, 2.5 लाख रुपए का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, महाराणा प्रताप का जन्म कब और कहां हुआ था? आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 9 मई 1540 कुंभलगढ़। दूसरा ऑप्शन है 15 अगस्त 1526 चित्तौड़गढ़। तीसरा ऑप्शन है 9 मई 1576 हल्दी घाटी और चौथा ऑप्शन है 19 जनवरी 1597 डूंगरपुर। क्या होगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, यानी 9 मई 1540 कुंभलगढ़ में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि हाल ही में 9 मई 2025 को महाराणा प्रताप की 485वीं जयंती देश भर में श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई। महाराणा प्रताप के बारे में बुनियादी जानकारी हासिल करते हैं। राणा प्रताप सिंह इनका नाम था और इनको महाराणा प्रताप के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म 9 मई 1540 को राजस्थान के कुंभलगढ़ में हुआ था और ये कौन से राजा थे मेवाड़ के? ये मेवाड़ के 13वें राजा थे और उदय सिंह द्वितीय के सबसे बड़े पुत्र थे। महाराणा उदय सिंह द्वितीय ने मेवाड़ राज्य पर शासन किया था, आप जानते हैं, और चित्तौड़ को अपनी राजधानी महाराणा उदय सिंह द्वितीय के द्वारा ही बनाया गया था। और महाराणा उदय सिंह द्वितीय उदयपुर के शहर के संस्थापक भी हैं। तो इनके जो पिता थे वो महाराणा प्रताप के उदयपुर शहर के संस्थापक थे। अगर हल्दी घाटी के युद्ध की बात करें तो हल्दी घाटी का जो युद्ध है वो कब हुआ था? वो वर्ष 1576 में हुआ था और मेवाड़ के राणा प्रताप सिंह यानी महाराणा प्रताप और आमेर के राजा मानसिंह के बीच हुआ था। और मानसिंह किसका प्रतिनिधित्व कर रहा था? सम्राट अकबर का कर रहा था, अकबर का सेनापति था। महाराणा प्रताप ने बहादुरी से युद्ध किया था और ऐसा माना जाता है कि महाराणा प्रताप के वफादार घोड़े चेतक ने युद्ध के मैदान से बाहर निकलते समय अपने प्राण त्याग दिए थे। वर्ष 1579 के बाद मेवाड़ पर मुगलों का प्रभाव कम हुआ और महाराणा प्रताप ने कुंभलगढ़, उदयपुर और गोगुंदा सहित पश्चिमी मेवाड़ पर पुनः अपना प्रभुत्व स्थापित किया। इसी अवधि के दौरान उन्होंने वर्तमान डूंगरपुर के पास, कहां पर? वर्तमान डूंगरपुर के पास एक नई राजधानी का निर्माण भी किया और उस राजधानी का नाम क्या था?
चावंड उस राजधानी का नाम था। तो ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है और इसके बारे में भी विशेष तौर से याद रखिएगा कि इसी अवधि के दौरान महाराणा प्रताप ने एक नई राजधानी डूंगरपुर के पास बनाई थी जिसका नाम था चावंड। इसके अलावा 19 जनवरी 1597 को महाराणा प्रताप का निधन हो गया था और उसके पश्चात उनके पुत्र राणा अमर सिंह ने गद्दी ग्रहण की थी। तो यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपके सामने? अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस शहर में हाल ही में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के विकास के लिए सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की गई है? तो आपसे पूछा गया है कि ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के लिए सैद्धांतिक मंजूरी कहां पर प्रदान की गई है राजस्थान में? आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए कोटा, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी है जोधपुर और ऑप्शन डी है अजमेर। क्या होगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर होगा कोटा। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या इसकी यही है कि केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने राजस्थान के कोटा में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के विकास के लिए सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान कर दी है। तो ये कहां पर मंजूरी प्रदान की गई है? कोटा में मंजूरी प्रदान की गई है। ये जो प्रस्तावित हवाई अड्डा है, न केवल कोटा शहर को इससे फायदा होगा बल्कि कोटा शहर के अलग अलग हिस्सों या कोटा शहर के आसपास का जो पूरा क्षेत्र है उसको भी इससे लाभ होगा। और इसके आसपास का क्षेत्र को हम किस नाम से जानते हैं? हाड़ौती क्षेत्र के रूप में जानते हैं। हाड़ौती क्षेत्र के रूप में जानते हैं, जिसमें कई जिले राजस्थान के आते हैं। जैसे इसमें बूंदी आता है, बारां आता है, झालावाड़ जैसे जिले आते हैं। तो इन जिलों को भी इस ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे से लाभ होने वाला है। इस परियोजना से क्षेत्र के हजारों छात्रों, व्यवसायियों और निवासियों के लिए यात्रा सुगम होगी और अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। यहाँ छात्र शब्द क्यों आया है? क्योंकि आप जानते हैं कोटा एक एजुकेशन हब भी माना जाता है। विशेष तौर से अलग अलग जो कोचिंग सेंटर्स हैं वो वहां पर बहुत बड़ी संख्या में स्थित हैं और बहुत बड़ी संख्या में भारत के अलग अलग हिस्सों से छात्र यहाँ पर पढ़ने आते हैं। इसलिए छात्रों को इस हवाई अड्डे से निश्चित रूप से लाभ होने की संभावना है। व्यवसायियों को भी लाभ होगा और निवासियों को तो विशेष रूप से होगा, उनका व्यापार भी बढ़ने की संभावना है। हवाई अड्डे के विकास से रोजगार सृजन होने की उम्मीद है, निवेश भी आकर्षित हो सकता है और पर्यटन को भी निश्चित रूप से बढ़ावा मिलेगा। इससे स्थानीय विकास को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। परियोजना केंद्र सरकार की उड़ान योजना तथा विकासशील भारत में परिवहन ढांचे के सुदृढ़ीकरण की दिशा में एक ठोस कदम मानी जा रही है। जब हम उड़ान योजना की बात करते हैं तो इस योजना को कब लॉन्च किया गया था? वर्ष 2016 में लॉन्च किया गया था। किसके तत्वाधान में? नागरिक उड्डयन मंत्रालय के, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के माध्यम से के द्वारा इस योजना को संचालित किया जाता है। और इसको आप कह सकते हैं कि सिविल एविएशन क्षेत्र का या नागरिक उड्डयन का लोकतंत्रीकरण के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य है कि देश के छोटे छोटे जो हमारे शहर हैं उनको भी एक प्रकार से हवाई सेवाओं से जोड़ना इस योजना का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। और इसी पर इसका नाम रखा गया है उड़ान, यानी उड़े देश का आम नागरिक। इस योजना का पूरा नाम है उड़ान योजना का। अगला प्रश्न है, हाल ही में एनएलसी इंडिया रिन्यूएबल्स लिमिटेड यानी एनएलसी इंडिया रिन्यूएबल्स लिमिटेड एनएलसीआईएल ने बिजली खरीद समझौता किस संस्था के साथ किया है? आपके सामने ऑप्शन है 4। पहला ऑप्शन है राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम, दूसरा ऑप्शन है राजस्थान राज्य विद्युत वितरण निगम, तीसरा ऑप्शन है राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड RVUNL और चौथा ऑप्शन है एनटीपीसी लिमिटेड। क्या होगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड। चलिए इसकी व्याख्या को जानने का प्रयास करते हैं और इसका व्याख्या यही है कि एनएलसी इंडिया लिमिटेड यानी NIRL की पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी है जिसका नाम है एनएलसी इंडिया रिन्यूएबल लिमिटेड यानी NLCIL। तो NIRL की एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है NLCIL। तो इसी ने राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड यानी RVUNL के साथ अपनी नियोजित 810 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना के लिए बिजली खरीद समझौता PPA पर हस्ताक्षर किए हैं। एक महत्वपूर्ण तथ्य है, आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। इस परियोजना का महत्व क्या है? महत्व जानना महत्वपूर्ण है। सौर ऊर्जा संयंत्र राजस्थान के बीकानेर जिले में पूगल सह सौर पार्क में स्थापित किया जाएगा। इस परियोजना के अंतर्गत बंजर भूमि पर स्थित यह स्थल सौर
उच्च सौर विकिरण से लाभान्वित होता है। यानी यहाँ पर सूर्य तप की मात्रा, सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊष्मा की मात्रा बहुत बड़े स्तर पर, बहुत सघन तरीके से प्राप्त होती है, और यही कारण है कि ये स्थल सौर ऊर्जा उत्पादन के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है, बेहद आदर्श माना जाता है, बेहद अनुकूल माना जाता है। ये जो पूरी पहल है, ये नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की अल्ट्रा मेगा नवीकरणीय ऊर्जा पावर पार्क योजना मोड बी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की एक महत्वपूर्ण योजना है, और उसी योजना का ये एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर इस परियोजना के पर्यावरणीय प्रभावों के बारे में बात करें, तो एक सकारात्मक इसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये एक अक्षय ऊर्जा परियोजना है, सोलर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा से संबंधित है, जो कि जलवायु परिवर्तन से लड़ाई लड़ने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस परियोजना से प्रति वर्ष लगभग 2 बिलियन यूनिट हरित बिजली उत्पादित होने की आशा है। तो इतने बड़े स्तर पर अगर बिजली का उत्पादन गैर जीवाश्म ईंधनों के आधार पर होगा, यानी इसमें जीवाश्म ईंधनों का किसी प्रकार से कोई इस्तेमाल ही नहीं होगा, जो कि ग्रीन हाउस गैसों का बहुत बड़े स्तर पर उत्पादन करते हैं, तो सीधे तौर पर इससे पता चलता है कि हम अपने जो नेट जीरो के लक्ष्य को है वो जल्दी भी हासिल कर सकते हैं। अपने नेट जीरो के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। इससे प्रतिवर्ष, इस परियोजना से प्रतिवर्ष लगभग 1.5 मिलियन मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन की पूर्ति होगी, जिससे भारत के निम्न कार्बन परिवर्तन में योगदान होगा। यानी भारत निम्न कार्बन परिवर्तन ट्रांजिशन की ओर बढ़ना चाहता है, एक ऐसे ट्रांजिशन की ओर बढ़ना चाहता है, एक ऐसे संक्रमण की ओर बढ़ना चाहता है जहां पर वो अपने ऊर्जा उत्पादन के अंतर्गत जीवाश्म ईंधनों का इस्तेमाल कम से कम करे और लगातार एक निम्न कार्बन अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ता रहे। एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो ग्रीन हाउस गैसेस का बहुत कम स्तर पर उत्पादन करती है, न के बराबर उत्पादन करती है, उत्सर्जन करती है, ग्रीन हाउस गैसेस का न के बराबर उत्सर्जन करती है। ये जो पूरी परियोजना है, ये RVUNL के 2000 मेगावाट के पूगल सोलर पार्क में विकसित की जाएगी, और NLCIL के लिए एक मील का पत्थर है, जो 1 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने वाला भारत का पहला CPSU यानी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जो केंद्रीय, जो सार्वजनिक क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण उपकरण है, भारत का पहला इस प्रकार का ये उपकरण है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी RMSCL कब स्थापित किया गया था? आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है वर्ष 2010, दूसरा ऑप्शन है वर्ष 2011, तीसरा ऑप्शन है वर्ष 2012 और चौथा ऑप्शन है वर्ष 2015। क्या होगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर होगा वर्ष 2011। चलिए इसकी व्याख्या देखने का प्रयास करते हैं। क्या होगा इसकी व्याख्या? राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी RMSCL को एलिट्स स्मार्ट गवर्नमेंट एक्सीलेंस अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है, और आपसे पूछा गया था कि ये कब स्थापित हुआ है, तो इसको ये पुरस्कार प्रदान किया गया है, इसी के कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में आया है। तो इसकी स्थापना आपसे प्रश्न में पूछी गई थी। सबसे पहले हम इस अवार्ड के बारे में सामान्य जानकारी हासिल कर लेते हैं। यह अवार्ड एलिट्स टेक्नोमीडिया गवर्नमेंट मैगजीन के एडिटर इन चीफ, राजस्थान की सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग तथा कार्मिक विभाग के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित समारोह में प्रदान किया गया है। राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड को यह अवार्ड स्वास्थ्य सेवाओं में तकनीकी नवाचारों यानी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस के लिए प्रदान किया गया है, जैसे कि इनके द्वारा शुरू किए गए एक सॉफ्टवेयर ई-औषधि और ई-उपकरण सॉफ्टवेयर किस प्रकार से मदद करते हैं। जैसे ई-औषधि सॉफ्टवेयर का क्या मतलब हुआ? इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से राज्य के सभी चिकित्सालयों में दवाओं की आपूर्ति, उनका वितरण और उनकी उपलब्धता की पारदर्शी निगरानी की जा सकती है। ये देखा जा सकता है कि राजस्थान के जो अलग अलग चिकित्सालय हैं वहां पर दवाओं की आपूर्ति है या नहीं, वितरण ठीक से हो पा रहा है या नहीं, उनकी उपलब्धता है या नहीं, इसका पारदर्शी तरीके से हम एक पता लगा सकते हैं, जांच कर सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर दवाओं की उपलब्धता और कमी पर हमें वास्तविक समय डेटा प्रदान करता है, रियल टाइम डेटा प्रदान करने का एक प्रकार से महत्वपूर्ण उपकरण है। ई उपकरण सॉफ्टवेयर का क्या मतलब है? ये प्रणाली राज्य के सभी चिकित्सा संस्थानों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जोड़ती है। इससे उपकरणों की कमी, खराबी की सूचना
जल्दी मिलती है और इससे समय पर उनकी आपूर्ति की जा सकती है, उनकी मरम्मत भी की जा सकती है और कई लोगों की इसके माध्यम से जान भी बचाई जा सकती है। राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 2011 में स्थापित हुई थी। ये किस प्रकार का उपकरण है? एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जो राजस्थान में चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए स्थापित हुई थी। मुख्य कार्य क्या है? राज्य में आवश्यक दवाओं, चिकित्सा उपकरणों और अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं की आपूर्ति को सुनिश्चित करना इसका एक महत्वपूर्ण काम है। अब आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न है और इस अभ्यास प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। अभ्यास प्रश्न है, नक्की झील राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए सिरोही, ऑप्शन बी जालोर, ऑप्शन सी पाली और ऑप्शन डी उदयपुर। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।